लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ रहमतुल्ला खान। लेट्स माइक पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मेहमान है राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौबदार। आज इनसे इनकी राजनीतिक और अल्पसंख्यक के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एमडी साहब, आपका स्वागत है लेट्स माइक में। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी राजनीति की शुरुआत कब और कैसी हुई? 97 से यूथ कांग्रेस का सिपाही हूँ और कॉलेज टाइम से ही यूथ कांग्रेस से जुड़ाव हो गया और उसके बाद कंटिन्यूस लगातार पार्टी के विभिन्न संगठनों में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ओबीसी, सेवा दल, डीसीसी में सभी जगह काम करने का मौका मिला। काफ़ी चुनौतियाँ आई आपको? चुनौतियाँ तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से कैप्टन अयूब साहब राजस्थान के पहले और मेरे ख्याल से उसके बाद भी कोई नहीं बना और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैप्टन अयूब साहब बने। तो मेरा शौक रहा कि अयूब साहब एक बड़े ईमानदार और सहज व्यक्ति थे, आर्मी से रिटायर्ड थे और 2 बार उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका मिला। मेरा पारिवारिक जुड़ाव था तो मेरे पर एक वो जिसको बोलते नहीं वो एक इफेक्ट था उनका कि एक ऐसा ईमानदार आदमी भी अगर राजनीति में जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है तो मुझे भी आगे जाना चाहिए। तो उनका एक बोल सकती हूँ कि मेरे वो राजनीतिक मार्गदर्शक के रूप में वो रहे और मैंने 2014 में झुंझुनू लोकसभा से टिकट मांगा, नहीं मिला। 18 में फिर विधानसभा का मांगा, नहीं मिला। 23 में फिर मांगा, नहीं मिला। लेकिन उससे पहले मेरे को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने और हमारे आला कमान ने मुझे राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी, जिसे मैं कंटिन्यूस अभी 1 महीने पहले तक निभा रहा था। राजस्थान अल्पसंख्यक की विभाग की जो जिम्मेदारी वो आपको कैसे मिली? मदरसा बोर्ड में मेरा काम जो था, गहलोत साहब को वो वाच करते थे कि तीसरी बार मुख्यमंत्री थे और मैं एक नया था और संगठन में तो काम किया था लेकिन एक चेयरमैन की भूमिका में काम करना था। इलेक्शन का वर्ष था 2023, 25 जनवरी को मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। तो मुझे था कि बहुत ज़्यादा काम करना है और समय कम है और मुझे भी लगता था कि सरकार रिपीट होगी, लेकिन स्वयं वो सरकार रिपीट नहीं हुई। लेकिन उन 10, 11, 12 महीनों में मैंने काम बड़ी तेज़ी से किया और मुझे पूरे राजस्थान का एक आदमी जब संगठन में काम करता है तो उसका अनुभव हो जाता है कि यार बीकानेर में कौन है, जयपुर में कौन है, नागौर में कौन है, बांसवाड़ा में कौन है, संगठन में जानकारी रहती है। तो मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इतना था कि मुझे उस संगठन के काम करने का जो अनुभव था वो मुझे बड़ा फ़ायदा मिला और मैंने मदरसा बोर्ड में जितनी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी उन सबको ज़मीन पे उतारना, जितने भी काम पेंडिंग थे उनको पूरा करना। हालांकि 1-2 काम ऐसे महत्वपूर्ण थे वो नहीं हो पाए, उनका दुख है। क्यों नहीं हो तो पाई? कुछ सभी चाहते थे कि पैरा टीचर्स का जो परमानेंट करने की, जो नियमितीकरण का जो काम था वो उनका लेट नोटिफिकेशन जारी हुआ और हम लोगों का था कि 15 अक्टूबर तक शायद आचार संहिता लगेगी, लेकिन वो 10 अक्टूबर को लग गई। तो वो थोड़ा सा लेट हुआ और कुछ एक बढ़ती थी हमारी 6,843 पदों की। हालांकि बजट घोषणा है, अभी वर्तमान सरकार को रोकने नहीं चाहिए, मैंने बार बार इनको लिखा भी है, लेकिन इनकी नियति अलग है। पैरा टीचर जो नियमितीकरण की थी, उन्होंने कई पैरा टीचर ये भी कहते हैं कि अगर समय से पहले थोड़ा कर लेते तो उनका स्थायीकरण हो जाता। नहीं, किया ही है, अडॉप्शन का काम किया है और उनको नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, उनकी सैलरी बढ़ाई है, उनके जो और भी उनकी योजनाएं थी उनको उनमें सबमिट किया, उनको सबको ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि थोड़ा लेट हो गए। मदरसा बोर्ड में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं आपके सामने, और ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जो आपने पूरे किए, जो कामकाज आपने पूरे किए, और कौन सी चुनौतियां आपके सामने हैं मदरसा बोर्ड में? सरकार ने बजट दिया था कि स्मार्ट क्लासें लगानी है, मदरसे के बच्चों को आधुनिकीकरण, जो योजनाएं हमारी बनाई हमने, 25 लाख 15 लाख की स्कीम बनाई बिल्डिंग बनाने की, वो हमने पूरी की। मदरसों में स्मार्ट क्लास लगाई, कंप्यूटर्स लगाए, फर्नीचर लगाए। नया एक हम लोगों ने नवाचार किया कि बच्चों को स्कूल ड्रेस दी जाए, तो सभी बच्चों को स्कूल ड्रेस देने का काम किया। स्कूल बैग दी जाए, टीएलएम किट दी जाए, इस तरह के कुछ प्लान किए। लेकिन और दूसरा मेरा ये था कि अभी तक मदरसा बोर्ड में
प्राइमरी और अपर प्राइमरी तक की ही बच्चों को तालीम दी जा रही थी। तो ये भी था कि इनको 10वीं तक की मान्यता, मैट्रिक तक की मान्यता हो जाए। तो जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं 8th क्लास के बाद में, हालांकि मदरसा बोर्ड कोशिश करता है इनको सरकारी स्कूल में एडमिशन हम लोग कराएं, लेकिन अगर मदरसा बोर्ड ही 10th तक हो जाता तो ये ड्रॉप आउट जो बच्चे होते हैं वो नहीं होते और कम्युनिटी को फ़ायदा होता। लेकिन सरकार रिपीट हुई नहीं। एक कम समय में बहुत ज़्यादा काम था और मैंने नो डाउट माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सहयोग किया और बड़ा कोऑपरेट किया और सभी ने कोऑपरेट किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा। आपने बीजेपी सरकार में सवा दो साल करीब गुजारे, तो इसमें कोई बीजेपी सरकार में कोई चुनौतियाँ आई, कोई कामकाज नहीं हुए? चुनौती ये थी, सारे काम रोक दिए। आप रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हो नए जो मदरसों का जो कर्मोनीति का जो होता है, जो प्राइमरी से अपर प्राइमरी होती है, उनको नहीं करने दे रहे हो। अभी 3 महीने से सैलरियाँ रोक रखी है। बच्चों का नियमितीकरण का काम रोक रहे हो, स्क्रीनिंग बार बार करा रहे हो। बजट जो घोषणा की हुई है, जो मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना का बजट का जो पैसा है वो आपने जानबूझ के रोक रखा है। भर्ती की जो फाइल है उसको सक्षम स्तर से अनुमोदित बोल के उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो चुनौती अ, आपको मदरसा बोर्ड के साथ-साथ आपको ज़िम्मेदारी मिली राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की। इसका श्रेय आपको किसको देंगे आप? देखो, मैं मानता हूँ कि पूरी कांग्रेस एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाह रही थी जो जमीन पे रह के काम करे, और मैं तो पूरी कांग्रेस को इसका धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरी स्टेट मेरी लीडरशिप को और आला कमान को भी। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हमारे रंधावा साहब, वेणुगोपाल जी, राहुल गांधी जी, सब चाह रहे थे कि एक ऐसा एक वर्कर मिले। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। तो और ये मैंने कोशिश भी की। 25 जून 2025 को मेरा नोटिफिकेशन जारी हुआ और आज लगभग 8 महीने के करीब मुझे हो गए हैं। और 8 महीनों में मैंने तो कभी रेस्ट नहीं किया। जैसे कुछ खबरें आई थी कि डोटासरा जी जब आपको बनाए गए थे, आपको ज़िम्मेदारी दी गई थी, डोटासरा जी खुश नहीं थे, सच्ची बात है? नहीं, मेरे से सब खुश है, मेरे से कोई नाराज है ही नहीं। मैं किसी से नाराज होता ही नहीं। मैं तो सबसे मेरे अच्छे संबंध रखता हूँ। और मैं तो आज चलो चर्चा चला दी आपने, मैं एक सभी जगह कहता हूँ कि राजनीति में आप किसी की आलोचना करें, राजनीति में आप अगर कोई अच्छा काम करके आता है तो उसकी तारीफ भी करें, राजनीति में आप तंज भी कसें, राजनीति में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये मैं इस चीज़ के बड़ा खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिविटी वाली पॉलिटिक्स करता नहीं हूँ। मैं तो पॉजिटिव रहता हूँ। जहाँ तक डोटासरा जी की बात है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे डोटासरा जी जैसा लर्नर्ड और एक जिसको बोलते हैं ना कि 24 घंटे काम करने वाला एक सिपाही पार्टी का गोविंद सिंह जी ग्रुप में मिला। और मुझे उनसे बड़ा मोटिवेशन मिला कि सुबह कहीं है, शाम कहीं है, अभी आज वो मीटिंग में, अभी वो मीटिंग में। और विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए संगठन के रूप में, एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जो एक पूरी जिसको बोलते हैं 100% एक बंदा फिट बैठता है, वो गोविंद सिंह जी डोटासरा। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सजेशन भी किया कि आपको ये करना है, ये करना है। मैंने कोशिश भी की है उसके अकॉर्डिंग काम करने की। और पिछले दिनों जो पैगामे मोहब्बत का हमारा एक 16 फरवरी का प्रोग्राम हुआ, तो उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि मैंने इसको कभी भी रेस्ट करते नहीं देखा और 8 महीने से लगातार दौड़ रहा है। डोटासरा जी जब काम-काज करते हैं, उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं होती है, ये तो चर्चाएँ होती है। नहीं, काम का शौक है उनको। एक आदमी होता है ना, ऑनेस्टली काम करता है, उसको शौक है कि यार मुझे ना पार्टी के लिए जितना करूँ उतना कम। और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी कांग्रेस में चर्चा उनके काम की, उनकी वर्किंग की चर्चा है। हर बूथों पे बीएलए बनाना। और मैं तो फ्रंटल की बात करता हूँ, जितने भी हमारे प्रकोष्ठ है, डिपार्टमेंट है, फ्रंटल है, वो सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज विपक्ष की भूमिका आप बोल सकते हो कि मुझे लगता ही नहीं कि राज नहीं है क्या, इतना अच्छा काम करते हैं। राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग में आपको जिम्मेदारी दी, उसमें कहीं न कहीं जान आ गई संगठन में, आपके जो विंग में जान आ गई। पहले ऐसा कहीं, क्योंकि 10-15 साल से तो मैं कांग्रेस को नज़दीक से कवर करता हूँ, न्यूज़ कवर करता रहता हूँ। मैंने कभी ऐसी जो जान है वो देखी नहीं, तो आप में क्या ऐसे जादू की छड़ी घुमा दी? नहीं, जादू की छड़ी नहीं है। मैं मेरे लीडरों को सैल्यूट करता हूँ, राहुल गांधी जी को, इमरान प्रतापगढ़ी जी को, गोविंद सिंह जी को, अशोक गहलोत जी को। गहलोत साहब इतना काम करते हैं और लोग बोलते कुछ कि ये वो किया। अरे भाई, उनकी वर्किंग देखो ना, आप कितना दौड़ते हैं संगठन के लिए। एक इमरान प्रतापगढ़ी जी सुबह से शाम तक पूरे देश के हर स्टेटों में, कहीं उनकी चुनाव में ड्यूटी लगा देते हैं, कहीं उनको
कंपेनिंग में कहीं लगा देते हैं, अभी उनको केरल में ड्यूटी लगा रखी है। कल वो चेन्नई थे, आज वो किशनगंज बिहार गए हैं, परसों वो जलंधर थे, उससे पहले वो हैदराबाद एक डीसीसी के ट्रेनिंग कैंप में गए हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे जब सीनियर लीडर इतना काम कर रहे हैं तो मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैंने एक करने की कोशिश भी की। राजस्थान में मेरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिलने के बाद माइनॉरिटी की, मैंने कोशिश की कि नए अध्यक्ष हमें बनाने, तो सबकी सहमति से बनाने, जो ज़मीन पे काम करता है, पार्टी के प्रति लॉयल हो, जो वफादार हो, जो बहुत वर्षों से लगा हुआ है। लोगों की राय ली गई, मैंने एक संगठन सर्जन अभियान चलाया, प्रभारी से प्रभारी बनाए, तो एक ज़मीनी वर्क किया, और उनका जब चयन हुआ तो लोग मैं तो ये नहीं कहता कि 100 के 100 खुश है, लेकिन 100% नहीं तो 70-80% लोग खुश है इस बात से कि वाकई जमीनी कार्यकर्ता को आपने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। किस तरह की आपने रणनीतियां अपनाई इसके लिए सक्रिय संगठन को बनाया आप? मैंने संगठन सर्जन अभियान चलाया, प्रभारी से प्रभारी बनाए, बाकी मैन कांग्रेस को जोड़ा, सारे फ्रंटल को जोड़ा, सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ा, पुराने नए लोगों को बुलाया वापस, उनसे पूछा गया किसको बनाना चाहिए, ऐसे जिलाध्यक्षों को बनाया। टीम अकेले मुस्लिम नहीं है, सिख कम्युनिटी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, क्रिश्चियन भी है। तो पारसी तो हमारे यहाँ कम है, न के बराबर है, बाकी ये कम्युनिटी जो है इन सभी की भागीदारी हो, ये कोशिश रहेगी। कभी पहले कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग में अगर किसी को पद मिलता था विरोध नहीं होता था, इस बार विरोध काफी राजस्थान भर में देखने के लिए, कई बार पुतले फूंके गए, जनाजे भी निकाले गए पुतले की बना करके। मैं खुश होता हूँ कि मैंने बोला ना, मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता हूँ, नेगेटिव पॉलिटिक्स में नहीं करता। और जो मैं तो ये सीखता हूँ कि पेशेंस मेरे नेता राहुल गांधी से हमने सीखा है, तो पेशेंस होना चाहिए। जो आपका विरोध हुआ उसमें कुछ आपको ऐसा लगा कि आपके खिलाफ विरोध कर रहे हैं तो आपको बुरा लगा, या ऐसा कुछ लगा, कुछ महसूस हुआ आपको? पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, और राहुल जी वहीं के वहीं खड़े हैं, उनमें तो निखार है। तो मैं तो उनका आइडियल राहुल गांधी जी को मानता हूँ। आपने प्रोग्राम शुरू किया पैगाम में मोहब्बत, इसकी क्या रूपरेखा रहेगी, क्या जिलों में? पैगाम में मोहब्बत सद्भावना सम्मेलन है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, कांग्रेस मोहब्बत की राजनीति करती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और उन्होंने खोली भी है। जो आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया हो, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब उन्होंने गले लगाया है। तो इसी तर्ज पे चाहते हैं कि ये प्रोग्राम एक स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा हुआ है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ पूरी राजस्थान के लीडर्स को, और सारी मेरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। और अभी इसको संभाग स्तर पर करने का प्लान है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, और एक सद्भावना यात्रा भी पूरे प्रदेश में निकालने का प्लान चल रहा है। आपने अपने संगठन में ऐसा कौन सा जो काम किया जो आपने जब कांग्रेस अल्पसंख्यक की जब ये नई कार्यकारिणी बनाई उससे पहले आपने पुरानी कार्यकारिणी भंग की, इसकी वजह क्या थी, क्यों आपने भंग की? क्या कोई आंतरिक कलह थी, या आंतरिक कलह को अगर है तो उसको मैनेज करने के लिए की आपने? ये ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो कहता हूँ कि मेरे से पहले जितने भी अध्यक्ष थे उन्होंने अच्छा काम किया, और मेरी कोशिश है कि उन्होंने अच्छा किया तो मैं उनसे और बेटर करूं, और अच्छा करूं, यही मेरा प्लान था। और राहुल गांधी जी का एक विजन है कि अब लंगड़े घोड़े और बारात के घोड़े नहीं चाहिए, मैदान के घोड़े चाहिए। तो मैदान के घोड़े तलाशे गए। ये आपने वर्ड कहा था, लंगड़े घोड़ों पर दाव नहीं खेलेंगे। हाँ, लंगड़े घोड़े नहीं बनाएंगे। दाव मतलब अभी हमें इलेक्शन में जाना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, पंचायती राज के इलेक्शन है, आने वाले टाइम में विधानसभा के चुनाव भी आएंगे। तो एक बड़ा डिपार्टमेंट है, और करीब 20% पॉपुलेशन है, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, मुस्लिम सब मिला के। तो एक बड़ा समुदाय है, इसको सक्रिय करेंगे, और इनकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। अशोक गहलोत सरकार की काफी योजनाएं थी, इसमें प्रभावशाली योजनाएं कौन कौन सी रही और आपने किन योजनाओं में प्रचार करने में आपने अहम योगदान दिया उसमें? देखो, अशोक गहलोत जी की तो योजनाओं का कायल तो पूरी बीजेपी भी है। वो बोल नहीं पाते हैं, उन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। बाकी राजस्थान के ऐसे गांधीवादी लीडर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। इतनी योजनाएं उन्होंने दी राजस्थान को। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन राजस्थान की जनता को अगर आज पूछा जाए
अशोक गहलोत साहब के लिए बोल सकते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं आया जिन्होंने आम जन की बात सुनी, वृद्धावस्था पेंशन सुनी, बेरोजगार को भत्ता देने की कही, महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात कही, महिलाओं को नौकरी देने की बात कही, चिरंजीव योजनाएं जैसी योजनाएं, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करना। और उन्होंने तो अगले बजट में यह भी कहा था, फाइनली बजट में 2023 के, कि इसको 50 लाख रुपए तक का करेंगे। तो जितना गिना उतना कम है उनके लिए। तो आपने अल्पसंख्यक आप उसके कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष है, माइनॉरिटी की बड़ी लीडर है यार, शिक्षा में क्यों पिछड़ा हुआ है अभी समाज? नहीं, मैं कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। जहाँ तक बात है तो मैं अक्सर, मेरा एक नारा भी रहता है कि मुस्लिम समुदाय को अगर आगे आना है तो तालीमी बेदारी और सियासत में हिस्सेदारी उनकी ज़रूरी है। तो तालीमी बेदारी के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। और सियासत में हिस्सेदारी कैसे हो? सियासत में हिस्सेदारी का मतलब MP MLA बनना थोड़ी होता है भाई। अगर कोई आदमी सरपंच का चुनाव लड़ रहा है तो उसकी मदद करो, ब्लॉक का लड़ रहा है उसकी मदद करो, वो पार्षद का लड़ रहा है उसकी मदद करो, संगठन में उसकी भूमिका रहनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर संगठन में उसकी भूमिका हो, ब्लॉक लेवल पे उसकी भूमिका हो, और पार्टी में बहुत है काम करने के लिए जगह, तो कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए, राज में होनी चाहिए, संगठन में होनी चाहिए। इसी तरह उनकी तालीमी बेदारी के लिए, हालांकि मैं तो मोटिवेशन के लिए जाता हूँ सभी जगह, कि बहुत चेंजेज आया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पहले से बहुत सुधार आया है, लोगों में अवेयरनेस भी पैदा हुई है। और कोशिश करेंगे कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट केवल पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, समाज में एक नई जागृति आई, समाज में तालीमी बेदारी आई, समाज में जो कुछ कुरीतियाँ चली है वो भी हटे, एक प्रयास भी करेंगे। अपने कांग्रेस, चाहे बात करें चाहे राजनीति की बात करें, मुस्लिम लीडरशिप डेवलप क्यों नहीं होती है? इसकी वजह क्या होती है? नहीं, मुस्लिम लीडरशिप कैसे नहीं? मैं असली टाक साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, दोरू मियाँ साहब रहे हैं, हर दौर में अपनी पॉलिटिक्स ने, अबरार साहब रहे हैं, उस्मान आरिफ साहब रहे हैं, बरकतुल्ला खान साहब रहे हैं। अभी जो हमारे 4 विधायक जीते हुए, चारों सक्रिय हैं, जो हार गए वो संगठन में काम कर रहे हैं। दानिश अबरार साहब दिल्ली AICC में सेक्रेटरी बन गए, रेहाना रियाज जी महिला आयोग की चेयरमैन थी, वो भी AICC में सेक्रेटरी बनी है। तो काम सभी कर रहे हैं, सभी अपनी कोशिश करते हैं। मुझे टिकट नहीं मिला और मुझे संगठन में काम करने का शौक है कि मुझे कभी मिलेगी तो टिकट, तो मैं तो इस बात की कोशिश करूंगा कि संगठन की जिम्मेदारी तो पार्टी के लिए, जब पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, इतना बड़ा विश्वास किया है, तो हमारी भी तो ड्यूटी बनती है कि हम पार्टी के लिए काम करें। राजस्थान में जितनी जनसंख्या है, जितना मतदाता है, मोस्टली मतदाता कांग्रेस के साथ जाता है। आपका क्या मानना है, कांग्रेस को इस टिकटों के वितरण में कितनी अपने जो है हिस्सेदारी देनी चाहिए मुस्लिम को? देखो, ये बात चुनाव के वक्त बार बार कुछ लोग, वो लोग उठाते हैं जो जिन्होंने कभी अंगुली, छोटी वाली अंगुली कटाई भी नहीं पार्टी के लिए, और कांग्रेस को गाली देते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो तो हमारे पे आरोप लगा नहीं सकती। जहाँ तक बीजेपी की एक बी टीम की बात है, उनके बारे में मैं कभी दोबारा आपसे चर्चा करूंगा। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस 15 टिकट हमें देती है, और पिछली बार 15 टिकटों में से करीब 8 MLA हमारे जीते। एक भाई वाजिद अली जो बसपा से जीत कर आए, तो 9 MLA थे। लोकसभा की जहाँ तक बात है, 2019 में एक टिकट मिला हमें, हर बार एक टिकट मिलता है, लेकिन 24 में एक भी टिकट नहीं मिला। तो ये सभी को मलाल था। मैंने सारे सीनियर लीडरशिप का मैंने अवगत कराया इस चीज़ से कि एक टिकट तो आप देते ही हैं, वो टिकट नहीं दी गई। और रफीक मंडेलिया जी ने 14 में भी चुनाव फाइट किया, इसमें 2019 में भी उन्होंने फाइट किया, चुनाव नहीं जीत पाए, बात अलग है, टिकट मिली हमें। उससे पहले अजहरुद्दीन साहब ने भी किया है, आपके हबीबुर रहमान साहब ने इलेक्शन फाइट किया है, सईद गुडेज साहब ने भी किया है। इस बार राज्यसभा में जाने के लिए, क्योंकि अब राजस्थान 3 सीटें खाली हो रही है, तो ऐसे में माइनॉरिटी ने मन बनाया कि उनको कहीं भेजा जाए राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से। दावा वो बनाना नहीं बनाना वो तो आला कमान का काम है, लेकिन कांग्रेस का कोर वोटर है मुसलमान, पार्टी के प्रति लॉयल है, पार्टी प्रति वफादार है। यहाँ बड़े बड़े प्रलोभन, कभी बसपा के रूप में, कभी ओवैसी साहब के रूप में, कभी और कोई पार्टियों के रूप में लोग आते हैं, लेकिन
मुसलमान वफादार है राजस्थान का, कांग्रेस को वोट देता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं उनको दिल को ठेस लगती है तो वो नाराजगी भी जाहिर करते हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की कि भाई हमें हमारा हक नहीं मिलता, तो नाराजगी दिखाते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा में किसी मुस्लिम को कांग्रेस भेजती है तो बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, भेजना चाहिए। भेजना चाहिए कांग्रेस को। इसमें कौन कौन से ऐसे कुछ नाम है, कुछ सामने आए क्या? बड़े लोगों का काम है, आलाकमान का काम है, स्टेट लीडरशिप का काम है, दिल्ली लीडरशिप का काम है, किसको बनाएंगे किसको भेजेंगे। लेकिन अगर भेजते हैं तो बहुत अच्छी बात है, भेजना चाहिए। कांग्रेस को संजीवनी मिली है, चर्चाएं चलती है कि एमडी चौकीदार के रूप में संजीवनी मिली, क्योंकि कभी भी अल्पसंख्यक विभाग हो चाहे अन्य विभाग, अगर विंग की बात करें, ममता भूपेश की है, तो ये ऐसे लीडर इन्होंने जो जिम्मेदारी दी है ताकि संगठन को मजबूत बने। तो माइनॉरिटी भी विभाग के लिए भी ये संजीवनी मिली है, तो कांग्रेस का कितना कैसे इस्तेमाल करेगी, कुछ आइडिया? देखो, अभी मैं 16 फरवरी के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि एक बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया। मैं तो ये गिनाता हूँ कि मुसलमानों को कांग्रेस ने ही दिया है, बाकियों ने क्या दिया है। मैं मेरे स्टेट की बात करता हूँ। मेरे स्टेट में अगर राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बरकतुल्ला खां बने तो कांग्रेस ने बनाया ना। राजस्थान से अगर कैप्टन अयूब साहब 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, केंद्र में कृषि मंत्री बने, तो अयूब कांग्रेस ने बनाया ना। उस्मान आरिफ साहब गवर्नर बने, मिनिस्टर बने, राज्यसभा में गए, तो कांग्रेस ने बनाया ना। उससे पहले असकली टाक साहब गए, दुरुमिया साहब गए, अबरार साहब गए, तो बनाया तो कांग्रेस ने ना। तो कांग्रेस के प्रति जो कोई इस तरह की प्लान लाता है कि कांग्रेस को कमजोर करने, उनको हम लोग हटाएंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे और 2/3 बहुमत से वापस सत्ता में आएंगे। लास्ट बार लोकसभा चुनाव में आपने टिकट मांगी थी झुंझुनू से, बताया जा रहा है कि आपकी ब्रजेंद्र ओला के साथ तलक टिप्पणियां हैं, आपके रिश्ते ही वो तलक है, क्या कहेंगे इस पर? कि कोई तलक नहीं है। एक झुंझुनू विधानसभा जो सीट है उससे मैं भी दावेदारी करता हूँ, वो भी दावेदारी करते हैं। वो तो चुनाव जीतते भी है, 3 बार उन्होंने चुनाव हारा भी उस सीट से, लगातार वो चुनाव जीत रहे थे। माइनॉरिटी 70,000 वोट है। अब की बार एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि बाई इलेक्शन होना था, ओला साहब खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे और हम लोगों की सबकी इच्छा थी, समाज की इच्छा थी कि ये सीट माइनॉरिटी को दी जाए। बड़े लीडर भी चाहते थे कि माइनॉरिटी को दी जाए ताकि ये चुनाव जो है माइनॉरिटी चुनाव जीत भी सकती थी, और वहाँ अगर आज भी ओबलाइज करें तो चुनाव जीत सकते। क्यों? हमारे यहाँ कोई भी जातिगत मामला नहीं है, हमारे यहाँ का हिंदू मुसलमान बड़े भाईचारे से रहता है। तो क्योंकि माहिर आजाद साहब वहाँ से एमएलए बने हैं, अयूब साहब 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, तो हमारे ऐसा कोई विवाद है नहीं। वहाँ बबलू खान जी 4 बार एमएलए बने हैं ना, कैसे नहीं बने? बालू खान जी चूरू से एमएलए बने हैं ना। तो शेखावाटी भाईचारे की धरती है। तो मेरा विचार ये था कि सीट अब की बार मुझे मिलती तो चुनाव जीत जाते, और वो बस तलक हमारी कोई निजी विवाद नहीं मेरा कोई। तो आपने नाराजगी जाहिर की? नाराजगी मैंने कही भी, मेरे को अगर इस चुनाव में टिकट मिलती है तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर चुनाव हार भी जाता हूँ तो कौन सा राज जा रहा है, और मैं जीत जाऊंगा तो कौन सा राज आ रहा है। तो एक मेरा मुद्दा तो भारी था कि भी माइनॉरिटी ऑब्लाइज हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं होगी, कोई मजबूरी, नहीं दे पाए। आपको अध्यक्ष पद मिला माइनॉरिटी विभाग में, तो आपको ये लग रहा है कि टिकट नहीं मिलने से आपकी नाराजगी उसको साधने का प्रयास किया कांग्रेस ने? अब मीडिया वाले कोई भी आइडिया लगाए, लेकिन संगठन में आदमी जब काम करता, पार्टी के लिए काम करता है, कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी होती है। तो पार्टी में मैं तो धन्यवाद दूंगा मेरी स्टेट टीम को, पूरी कांग्रेस के नेताओं को और दिल्ली के नेताओं की। उन्होंने कहीं ना कहीं पता होगा कि यार एक आदमी इतने सालों से काम कर रहा, तो कहीं ना कहीं ओब्लाइज किया जाए तो मेरे इनाम है, मेरे को, मुझे को बुराई नहीं। और मुझे तो आज भी विश्वास है कि मुझे सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि अब चुनाव कहाँ से लड़ेंगे आप, तो भाई जहाँ पार्टी का आदेश होगा। 2028 की चुनाव की तैयारी, अल्पसंख्यक वोटर को कैसे मजबूत करेंगे आप? 2028 से पहले जो सुनने में आ रहा कि परिसीमन होने का कुछ चल रहा है, तो अभी 2 साल है हमारे बीच में, संगठन को मजबूत करेंगे, फिर कार्यकर्ताओं को लगा कि एक बड़ी टीम बना के वापस सत्ता में कैसे आ जाए। कांग्रेस में सारे बड़े लीडर्स, उनकी भी राय लेंगे। निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव में आपका जो विंग है, कैसे मजबूत करेगी पार्टी? मुझे लग नहीं रहा कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी करा पाएगी क्या, क्योंकि इनके ये डेली तारीखें और हाईकोर्ट और कभी कुछ, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अपनी
अहम भूमिका निभाए। जिन लोगों को पंचायती राज में इलेक्शन लड़ना है, ब्लॉक का लड़ना है, जिला परिषद का लड़ना है, या निकाय चुनाव में पार्षद का लड़ना है, चेयरमैन का लड़ना है, उसके लिए मदद करेंगे। आपने जिलों में जो आपने अपने कार्यकारिणी में प्रदेश की बनाई, जिलों की बनाई, कोऑर्डिनेट नियुक्त किए, इसकी वजह क्या थी? जिले में कोऑर्डिनेट लगाए थे, इसका वजह नहीं, क्या? प्रभारी से प्रभारी लगाए थे, वो इसलिए लगाए थे कि आप जाके वहाँ धरातल पे काम करो, पूछो लोगों से कि कितने लोगों ने, कौन लायक है, कौन काबिल व्यक्ति है जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाया जाए, इसलिए उनको लगाया गया था। क्या सुनने में चर्चाएं होती है कि एनएसआई और वक्फ बोर्ड में जो अध्यक्ष बनता वो कभी चुनाव विधायक बना नहीं, ऐसा चर्चाएं, ये मिथ है क्या ऐसी? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष असकली ताक साहब रहे हैं, वो एमएलए बने हैं, लेकिन हाँ ये कहते हैं लोग कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनता है वो, मुझे भी अभी किसी ने जानकारी दी, तो मैं तो विनोद जाखड़ जी को मुबारकबाद दे रहा था, उनका कॉल भी आया था 28 तारीख को जाने के लिए, लेकिन कल संयोगवश एक ऐसी दुर्घटना हुई और सब लोग, हम लोग शोक में थे, तो जूली साहब की माता जी के दाह संस्कार में थे, इसलिए दिल्ली नहीं जा पाया। लेकिन उसी वक्त ये चर्चा चल रही थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन कोई आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ एमएलए नहीं बना। तो मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन चर्चाएं चलती है इस तरह की। देश में अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी है, कुछ देश भर की अगर बात करें? सबसे ज्यादा सरकार बदलने का अगर किसी को दुख और तकलीफ झेलनी पड़ती है तो माइनॉरिटी को, मुस्लिम समुदाय को झेलनी पड़ती है। अभी तो इन्होंने जिस तरीके से माहौल बना रखा है, अब देखते मॉब लिंचिंग करना, ट्रेन में चलते एक दाढ़ी टोपे वाले की दाढ़ी खींच देना, उसकी टोपी उठा देना, थप्पड़ मार देना, नमाज पढ़ते पे लात गुस्से मारना। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था उत्तर प्रदेश का, किसी मॉल में अगर हम नमाज पढ़ रहे तो उससे अभद्र व्यवहार करना। तो चुनौतियां बड़ी हैं, और मैं तो कहता हूं कि देश का मुसलमान वफादार है और देश का मुसलमान संयम बरती हुआ है, ये बड़ी बात है। एक उत्तराखंड का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद अभी कल उत्तर प्रदेश का भी हुआ था कि मुसलमानों को यहाँ से ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं। एक मोहम्मद दीपक, जो दीपक कुमार ने किसी मुस्लिम की जान बचाई थी या फिर उनके साथ किसी ने अभद्रता की थी, तो उसमें वो आए थे मोहम्मद दीपक, उसका उसने कहा मैं मोहम्मद दीपक, फिर वो राहुल गांधी से मिले। इस तरह की देश भर में कई तरह की घटनाएं होती है, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे सिर्फ एक बात बता दो, भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई काम है क्या? इसके अलावा कोई काम नहीं उनके पास। लेकिन देश में दीपक जैसे हजारों लोग उठकर आएंगे, याद रखना, ये देश भाईचारे से, मोहब्बत से चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो माइनॉरिटी नहीं, शंकराचार्य जी जैसे विद्वान व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार करती है, तो ये तो इनका सत्यानाश होना कन्फर्म है। कई मुस्लिम लीडर कहते हैं, मुस्लिम जो बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, मुस्लिम नहीं हो तो भारत की भाजपा की राजनीति खत्म हो जाए। हाँ, पाकिस्तान, मुसलमान और उसके अलावा कोई तीसरा सब्जेक्ट है नहीं, इनके अलावा कोई बात करवाइए। देश का प्रधानमंत्री राजस्थान की धरा पर आते हैं, लोग उम्मीद करते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री है, राजस्थान में उनकी सरकार है, लोग इस उम्मीद पे बैठे थे कि बेरोजगारों के लिए कुछ नया होगा, राजस्थान में विकास की कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी, राजस्थान में कुछ बड़े शिलान्यास करके जाएंगे, कुछ बड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन होंगे। कुछ नहीं, वही डाक के 3 पात, वही हिंदू मुसलमान कांग्रेस को गाली देने का काम करके गए। इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ रणनीति ऐसी बनाई ताकि क्या है कि ये सद्भावना बनी रहे देश में के लोगों के साथ। पाप का घड़ा भर चुका है, समय का इंतजार करें आप। कांग्रेस वर्ष में काफी वर्चस्व लड़ाई है, अल्पसंख्यक विभाग कैसे काम करेगा उसमें? कांग्रेस पे कहाँ लड़ाई है? कांग्रेस तो पूरी एकजुट है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में काम कर रही है। भविष्य में आपके अल्पसंख्यक विभाग का क्या विजन है? पूरे देश के अंदर काम करने का है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बड़ा डिपार्टमेंट है, पूरे देश के अंदर बड़ी आबादी है। हमारे नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी खुद बड़ा विजन लेके चलते हैं, बहुत हार्ड वर्कर है, और सभी जातियों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम करते हैं। चुनौतियां हैं, देखो आप कि ओवैसी साहब पूरे दिन कांग्रेस को गालियां देते हैं और उधर उनके साथ सेट रहते हैं, तो चुनौतियां हमारे सामने कम नहीं है, बहुत बड़ी चुनौतियां है। आप अपनी नई कार्यकारिणी बनाएंगे, उसमें कौन सी मापदंड तय किया है, ऐसा कुछ नुमाइश? पार्टी के प्रति लॉयल हो, पार्टी के प्रति वफादार हो, पार्टी के लिए काम करने वाला व्यक्ति हो, ग्रास रूट का व्यक्ति हो, जमीनी व्यक्ति हो, जिसको कांग्रेस की नीति रीति पर भी विश्वास हो, ऐसे लोगों को काम करने का मौका दिया जाएगा।
दुनिया भर में बड़ा मुद्दा चल रहा है, अमेरिका, ईरान, इजराइल और ईरान की लड़ाई। उसमें कहने में वहाँ के ईरान के सुप्रीम प्रमुख की जो है जो उनको मारा गया है, इस पर क्या कहेंगे, अपने विचार क्या बताएंगे? मेरा ये कि सच और झूठ की लड़ाई है, और मैं सैल्यूट करता हूँ ईरान के प्रिंस खमनेई साहब को, खिराज अकीदत भी पेश करता हूँ कि उन्होंने झुकना मंजूर नहीं किया, शहादत मंजूर की, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, ये क्वेश्चन मेरा है। और जहाँ तक बात है कि सिया सुन्नी की। सिया सुन्नी की, तो हमारे नबी के वक्त में तो ये चीज़ नहीं थी, लेकिन देश के एक बड़ा चेंज आया है आपस में मोहब्बत का, सिया और सुन्नियों में एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये होना चाहिए। और आज पूरे देश के अंदर खमनेई साहब की जो इंतकाल की जो खबर है, उससे पूरे देश का मुसलमान गमगीन है। आपसे एक सवाल है, राहुल गांधी बार बार मुद्दा उठाते हैं प्रधानमंत्री पर, और बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी अपशब्द बोलते हैं। राहुल गांधी बहुत विद्वान व्यक्ति है, राहुल गांधी जी बड़ा विजनरी व्यक्ति है। राहुल गांधी जी की अच्छा एक बात करो, राहुल गांधी जी के सामने उनको बिठाते क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी को बिठाइए ना आप। आज आप मुझे लेके बैठे हैं, कभी उनको लेके बिठाइए ना आप, कि भी हमने एक बार राहुल गांधी से डिबेट तो करे। आज कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने जो चीज कही वो देश में हुई, और वो आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी जी के सामने। बहुत विद्वान व्यक्ति, क्या मुकाबला करेंगे? संसद की बात करें, चाहे राजस्थान विधानसभा की बात करें, सरकार को घेर रही है आपकी पार्टी। जबरदस्त, 2 साल बनाम 5 साल के मुद्दे पे सरकार को मुंह की खानी पड़ी। जवाब नहीं दिया। कहाँ जवाब बनाए, बन ही नहीं सकता। आप वो काम करते हैं राजस्थान में कि आपको कामा का नाम बदलना है, आपको माउंट आबू का नाम बदलना है, आपको जाजपुर का नाम बदलना है, आपको धर्मांतरण विरोधी बिल लाने हैं। अभी एक नया एक टोर लेके आ रहे हैं, वो कोई डिस्टर्ब एरिया एक्ट कुछ नाम है उसका, वो लेके आ रहे हैं। काम बताइए मुझे, क्या काम है? पूरे राजस्थान का भट्ठा बिठा रखा है, विकास नाम की चीज ही नहीं है, खत्म हो गया। पंचायत चुनाव में जो संतान को लेकर के बिल थे, वो बिल देखो बिल, मुसलमानों को गालियां देने वाली भारतीय जनता पार्टी, 4 शादियां, 36 बच्चे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आप अपने शब्दों से पीछे मुड़ रहे हैं कि हम दो हमारी दो वाली बात से मैटर को पीछे कर रहे हैं, आप छूट दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, आपकी कथनी करनी में फर्क है, आप एक चीज पे कायम है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ जी कई बार कहते हैं कि देश के मुसलमान से ये नफरत करते हैं, दुबई के शेख से जाके वो गले मिलते हैं, तो इनकी कथनी करने में फर्क है। कभी एक चीज बताओ ना आप, कौन सी चीज है इनकी? आप 2 बच्चों वाले कानून पे आपने छूट दे दी कि साहब हमने प्रस्ताव पारित कर दिया, एक साइड में मुसलमानों को आप गाली देते हो। आपका विजन क्या है? आप क्या करना चाहते हो? अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं पर वो डिबेट नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब है ही नहीं ना, किस किस पे करेंगे? अकेले गोविंद सिंह जी डोटासरा, टीकाराम जी जूली साहब ने उनको ऐसे टिका के बिठाया है। आप देख रहे हैं डेली विधानसभा 5 को फिर शुरू हो जानी है, अगर लंबी चला ले मुझे क्या जाना, हिम्मत नहीं इनकी जवाब देने की। अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं को ग्रामीण तबके में आज भी याद करते हैं, जब गांव जाते हैं या फिर कहीं भी चर्चा होती है, उनके तमाम जो चिरंजीवी योजना, जो जबरदस्त योजना, जबरदस्त योजना, आज भी याद करते हैं। अगर वो उस हिसाब यहाँ तक की पोजीशन है, उत्तर प्रदेश की जो हमारे बॉर्डर लगता है, हमारा जो आगरा वाला बॉर्डर, धौलपुर वाला बॉर्डर, वहाँ के कुछ लोगों ने अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ जमीनें लेके अपना घर बनाया, यहाँ अपना आधार कार्ड बना के चिरंजीवी योजना का कार्ड बनाया अपना, 25 लाख रुपए, बहुत बड़ी रकम होती है। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप हॉस्पिटल में जाइए और अपना इलाज कराइए। उस योजना को उन्होंने खत्म किया, 5 लाख रुपए तक का किया, उसका भी पैसा नहीं दे रहे। ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन नहीं है, ये चढ़ा नहीं है, उतरा नहीं, हजार बाने। भजनलाल सरकार के कामों को लेकर क्या कहेंगे? कान कुछ है ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जो है ना, और 2-3 साल रहने चाहिए, जब तक चुनाव हो। कांग्रेस को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, भजनलाल जी बने रहिए, हमारी शुभकामनाएं। चर्चाएं आ रही थी भजनलाल को हटाएंगे, कांग्रेस बोल रही नहीं हटाएंगे। भजनलाल जी मुख्यमंत्री नहीं, मैनेजर है, काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ वो बने रहनी चाहिए, कांग्रेस को कहीं तकलीफ नहीं है। ऐसा आदमी बना रहे तो कांग्रेस को कहाँ दिक्कत आ सकती। बाकी तो उनका भविष्य, उनका भाग्य है। टाइम सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर अगली बार मिलेंगे नए मेहमान के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए।
नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.